सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। ये जो है लास्ट टॉपिक होने जा रहा है। तो हम जितने भी देखते हैं वीडियो मेरे नीट के भाई लोग या नीट प्रिपेयर एस्पायरेंट सब, तो उन लोग के लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा या फिर सोच लीजिए कि एक मोटिवेशन। हम लोग के लिए एक वाइट कोट और स्टेथोस्कोप का क्या महत्व होता है वो देखने जा रहे हैं। उस पे एक बेस्ट है शायरी जो कि बोलना चाहेंगे। तो देखिए, हम लोग जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उसके लिए क्या होता है ये सब चीज़। मंजिल भी तुम हो, तलाश भी तुम हो, उम्मीद भी तुम हो, आस भी तुम हो, इश्क भी तुम हो, जुनून भी तुम ही हो। ठीक ना? इश्क भी तुम हो, जुनून भी तुम ही हो, एहसास भी तुम हो, प्यास भी तुम ही हो। तो जी हाँ, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं सबके लिए तो यही है। नींद, चैन, प्यास, प्यार, सब चीज़ बस एक वाइट कोट मिलना चाहिए, एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए, बस यही आस होती है। तो चलिए इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम को खोटे किए हुए। तो आप लोग बने रहेंगे और पूरा लेक्चर का मजा लें। और लेक्चर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि नीट से कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं पेज पलट करके। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। ठीक ना? अब देख लीजिए, इनफर्टिलिटी का अगर डेफिनेशन हम लोग देखने चले तो क्या होता है। Infertility refers to the inability to achieve pregnancy after 12 months of having unprotected sexual intercourse with the average frequency of 3 to 4 times per week without use of any birth control measures। यानी इनफर्टिलिटी को अगर हम डिफाइन करने चले तो इसका मतलब ये होता है, सीधा समझिए कि एक इनएबिलिटी, मतलब इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती है फीमेल। कैसे? तो अब देखिए, यहाँ तक कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो वीकली 3 से 4 बार, तो भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का आप शिकार हो चुके हैं। ठीक? और इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना जरूरी बनता है, दिखाना चाहिए। ठीक ना? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। तो इस बांझपन का शिकार सिर्फ इंडिया ही नहीं या फिर कोई एक देश नहीं, पूरा विश्व में है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि इनफर्टाइल पाए जाते हैं, इनफर्टाइल है। समझ में आ रहा? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये इनफर्टिलिटी का ढेर सारे केस हो सकते हैं। फिजिकल केस हो सकते हैं, कंजेनाइटल केस हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं, ड्रग हो सकता है, फिजिकल केस हो सकता है, और साइकोलॉजिकल या फिर मेल एंड फीमेल फैक्टर। तो अब फिजिकल का मतलब क्या होता है कि आप शारीरिक ढंग से ठीक ठाक नहीं है। कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ ये हो गया है, आप में ये डिफेक्ट आ चुका है, या किसी डिजीज की वजह से ऐसा हो रहा है, या आप ड्रग्स का बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज कर रहे होंगे। ठीक ना? या फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक ना, ये सब के वजह से जो है ऐसा हो रहा होगा, या फिर साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है। और सबसे अहम जो है मेल एंड फीमेल फैक्टर, तो ये आपके सिलेबस या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं फॉर योर नॉलेज पर्पस के लिए आप याद रख सकते हैं। तो मेल फैक्टर क्या होता है और फीमेल फैक्टर क्या होता है, चलिए इस सब चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो मेल फैक्टर में अगर देखते हैं तो क्या होता है कि डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ही डिफेक्ट आ रहा है, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा बढ़िया से। ठीक ना? जिसकी वजह से आपको एजियोस्पर्मिया का शिकार हो सकते हैं, या फिर स्पर्म बन ही नहीं रहा, तो अब एजियोस्पर्मिया से भी ऊपर लेवल का कोई हो गया डिफेक्ट। आ रहा है ना समझ में? तो देखिए, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट। अब मान लीजिए स्पर्म डक्ट जो होता है वास्ट डिफरेंस, इसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए, जिसके वजह से क्या होता है कि इनफर्टाइल आप कहलाते हैं। फेल्योर टू डिपॉजिट ऑफ स्पर्म। अब देखिए एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म का डिपोजिशन होता है, या फिर और इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वहां पर भी आकर के कुछ देर के लिए स्पर्म जो है डिपॉजिट होता है। अब मान लीजिए ये डिपॉजिट हो ही नहीं रहा, तो इसके वजह से भी हो सकता है। अब सीमेनल फ्लूइड एरर्स। अब सीमेनल फ्लूइड में भी कुछ ऐसा नेचर आ गया, कोई हार्श नेचर आ गया, जिसके वजह से क्या होता है कि स्पर्म सारे डाई हो जा रहे हैं, बन तो रहे हैं लेकिन मर जा रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये मेल का था।
अब फीमेल में देखते हैं, फीमेल में क्या हो सकता है, ओवेरियन फैक्टर हो सकते हैं, यानी अब ओवरी में कोई डिफेक्ट हो सकता है, यानी ओवरी हो सकता है कि स्पर्म नहीं, सॉरी क्या हो सकते हैं, ओवरी मान लीजिए कि ओवम नहीं बना पा रहा, एग नहीं बना पा रहा, ठीक ना, या ओवरी में कोई ट्यूमर हो चुका है, या फिर कैंसरस कंडीशन कुछ आ चुका है जिसके वजह से नहीं हो पा रहा, ठीक ना, या फिर अब यूटेरिन फैक्टर। अब यूटेरिन फैक्टर कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सिलिया होते हैं या फिर हार्मोनल लेवल इधर उधर हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि अब इम्प्लांटेशन नहीं हो, मतलब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, तो ये हो गया यूटेरिन फैक्टर। अब सर्वाइकल फैक्टर में क्या आ जाता है कि सर्विक्स में ही कोई गड़बड़ी आ गया। अब यहाँ का फैक्टर अल्कलाइन फैक्टर, हाँ यहाँ पर भी मतलब कुछ केमिकल लोचा आ चुका है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर वजाइनल फैक्टर हो सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि केमिकल का इम्बैलेंस हो जा रहा है, ठीक ना, आपको पता है कि यहाँ पर लैक्टोबैसिलस होते हैं और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो अब मान लीजिए वो ज़्यादा अमाउंट में कर देते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि पीएच मेंटेन नहीं हो पा रहा, ठीक ना, या फिर कंबाइन फैक्टर हो सकता है, या फिर इन सभी में एक साथ डिफेक्ट आ जाए, तो ये कारण हो सकता है। आया समझ में? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये सब आपका काम का नहीं है लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको मन करें तो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक ना, ऐसे नीट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, कि मतलब इनफर्टिलिटी का क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, कि क्या करने से इनफर्टिलिटी आ सकता है आप में। अब इसमें क्या करने से, अब देखिए अगर आपका एज ज़्यादा है तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी आने का चांसेस होता। अब देख लीजिए फीमेल की अगर बात करें तो 45 के बाद तो इनफर्टिलिटी आना ही है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होना निश्चित है 45 या 50 ईयर्स के एज में। या फिर अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रही है, ठीक ना, ओवर वेट है, ओवर एक्सरसाइज कर रही है, या फिर एसटीडी के शिकार है, समझ में आ रहा, तो ये सब की वजह से क्या होता है कि इनफर्टिलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक ना। अब फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक। अब मेंटल स्ट्रेसेस, आजकल के दुनिया में ना, मतलब आजकल के समय जो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक ना, अगर फीमेल की बात करें या फिर मेल की भी बात करें तो दोनों बराबर स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेंशन्स रहते हैं, घर के टेंशन रहते हैं, काम के टेंशन रहते हैं, ढेर सारे, तो जिसके वजह से क्या होता है कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो ये सब रिस्क फैक्टर में आ जाता है, ठीक। तो सभी के सभी आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्डलेस कपल, यानी अब मान लीजिए कि शादी हो चुका है, ठीक ना, मैरिड, अब मैरिड लाइफ जी रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि अब बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक ना, तो अब बच्चे नहीं आ रहे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मेल जिम्मेदार है या फीमेल जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी दोनों भी जिम्मेदार हो सकते हैं, कभी कभी कोई एक जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक ना। तो क्या कहा जा रहा है कि इन इंडिया ऑफन फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। तो इंडिया की बात करें, हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में क्या होता है कि बच्चे नहीं होने का कारण जो है या दोष जो बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल को बताया जाता है, जो कि गलत है। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर्स। तो वही बात है, आप पढ़ लिख रहे हैं तो ये जान रहे हैं। तो क्या होता है कि ये देखिए, ये जो है कारण, मतलब इनफर्टिलिटी का शिकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही होती है, मेल भी होता है, ठीक ना, मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए फीमेल जो है फर्टाइल है, सब चीज ठीक ठाक है, लेकिन क्या है कि मेल पार्टनर ही गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक ना, डिफेक्टिव है, इनफर्टाइल है, तो अब क्या होगा कि चाइल्डलेस तो होना ही है। नाउ देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर इट, कैन बी परफॉर्म आफ्टर डायग्नोसिस बाय स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। तो अब देख लीजिए इसके लिए ट्रीटमेंट है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक ना, इनफर्टिलिटी होना कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसका इलाज आ चुका है इंडिया में, इंडिया क्या हर एक जगह इलाज होता है। बट व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल देन कैन बी हेल्प बाय आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू बी हैव अ चाइल्ड, टू हैव चाइल्ड। तो अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि और कोई ट्रीटमेंट काम ना करे तो, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से कि आप फादर बन सकते हैं, मदर बन सकते हैं, ठीक, समझ रहे हैं, तो विथ चाइल्ड कपल बन सकते हैं,
ठीक ना। तो वो क्या है, आर्ट। आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके वजह जो बहुत ज़्यादा एक वरदान साबित हुआ है बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम आर्ट का टाइप भी पढ़ेंगे, आर्ट कैसे काम करता है और कितने खर्च पड़ते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे हम। तो आप साथ बने रहिए, देखते रहिए। तो ये रहा आपका फिगर, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आप तो जान गए कि दोनों हो सकते हैं या फिर कोई एक हो सकता है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो अब देख लीजिए क्या है, टाइप्स ऑफ आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कितने हैं, IUI। पहला क्या है, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। फिर IVF, आप IVF का नाम सुने ही होंगे, IVF एंड ET यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर। और क्या है, तीसरा क्या है, गिफ्ट यानी गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर क्या है, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। तो चलिए इस सब चीज के बारे, ये सब सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये देख लीजिए हम फिगराइज कर दिए हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या कितने टाइप्स के हैं, क्या है, IVF जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। फिर इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। तो यहाँ पर आपका फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, IUI और IVF एंड ET के बारे में एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, द प्रोसेस इन विच sperm is directly injected into the अच्छा, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। अच्छा देख लीजिए, द प्रोसेस इन विच sperm is directly injected into the uterus। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इंजेक्शन लिख दे, यहाँ पर यूट्रस होता है, ठीक ना। तो यानी कि स्पर्म को क्या करते हैं, डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। तो लेकिन याद रखिएगा ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के द्वारा होता है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। फिर चलिए अब IVF और ET के बारे में देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको देखिए हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के भी नाम से भी जानते हैं। इन विट्रो को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के भी नाम से जानते हैं। तो यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर। तो इसका प्रोसेस देख लीजिए, लेकिन काम का नहीं है, बस आप जान लीजिए, ठीक। तो ऐसे आप लोग को बस IVF के बारे में जानना था कि IVF एक टेक्नोलॉजी है जो कि असिस्टेड आर्ट में आता है, ठीक। तो अब देख लीजिए क्या है, तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि स्पर्म कलेक्ट करते हैं, ठीक ना। द एग आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी, फिर एग को ओवरी से निकालते हैं, ठीक ना। द एग आर फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म इन लेबोरेटरी। फिर क्या करते हैं, पहले स्पर्म कलेक्ट किए, फिर एग कलेक्ट किए ओवरी से, फिर उन दोनों को क्या किया, उस दोनों चीज को क्या किए, लेबोरेटरी में मिक्स कर दिया। समझ में आ रहा, फर्टिलाइज करवा दिया। द फर्टिलाइज एग आर ग्रोइंग, अब फर्टिलाइज हुआ तो वो ग्रो करेगा। द एम्ब्रायो आर ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस, अब फिर एम्ब्रायो को, जब एम्ब्रायो बन फॉर्म होने लगता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। आया समझ में। ये देखिए आपका फिगर दे दिए हैं कैसे किया जाता है। ये IUI का है, इंट्रायूट्राइन इंजेक्शन, ठीक ना। तो ये रहा, देख लीजिए। अब ये देख लीजिए इस प्लास से क्या किया गया कि दूरी किया गया, फिर इसके बाद जो है एक इंजेक्शन के मदद से फिर इसको डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया गया है। आया समझ में। ये देखिए IVF कैसे किया जाता है, ठीक ना। ये ET का है, एम्ब्रायो ट्रांसफर कैसे किया जाता है। चलिए अब गिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब गिफ्ट का मतलब ही तोहफा होता है, आपको तो पता ही है, गिफ्ट का मतलब तोहफा होता है, ठीक ना। एक सेकेंड थोड़ा सा,
चलिए, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट जो है सिमिलर टू मतलब सेम होता है आईवीएफ के, सेम नहीं कह सकते, सिमिलर होता है आईवीएफ का। तो क्या कहते हैं? इन गिफ्ट स्पर्म एंड oocytes आर मिक्स्ड इन विट्रो एंड फर्टिलाइजेशंस डन इन विवो। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए, गिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि स्पर्म को भी निकालते हैं, oocyte को भी निकालते हैं, तो निकाल करके सिर्फ मिक्स कर देते हैं, फर्टिलाइज नहीं करवाते हैं। आईवीएफ में हम पहले फर्टिलाइज करवा रहे थे बाहर में लेबोरेटरी में, याद है कि नहीं? लेकिन हम गिफ्ट में क्या करते हैं? स्पर्म और ओवम को निकालते हैं, दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, उसको यूट्रस में डाल देते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक ना, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो तो उसको क्या कहते हैं? इन विवो। क्या कहते हैं? इन विवो। समझ में आया? तो डन इन केस इफ मेल डोंट हैव कैपेसिटीज टू इजैकुलेट डीपली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम गिफ्ट उस कपल में करेंगे जिस कपल में मेल पार्टनर जो है डिफेक्टेड है, यानी वो अगर एजोस्पर्मिया का शिकार है, अगर उसका स्पर्म काउंट जो है, जो सीमेन में जितना स्पर्म काउंट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? गिफ्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? गिफ्ट का मतलब ही तोहफा है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे स्पर्म को इजैकुलेट करवा लेते हैं। एक अक्षय कुमार का मूवी भी था, तो आप देख सकते हो वो मूवी में उसका स्पर्म जो है पहले लिया, स्पर्म सैंपल लिया जाता है, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो वो कुछ नहीं था, वो गिफ्ट का ही एग्जाम्पल था आपका। ठीक, तो वो मूवी का तो नाम याद नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। ठीक, अब गिफ्ट की बात करें, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो अब ये देख लीजिए, फर्टिलाइज हो चुका है, एग सेल्स रिमूव एंड फर्टिलाइज इन द लेबोरेटरी एंड जाइगोट प्लेस्ड इन द फेलोपियन ट्यूब डे 1 ऑफ द आईवीएफ। अब देख लीजिए गिफ्ट क्या होता है, यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये क्या होता है? इसमें क्या किए? एग लिए, स्पर्म लिए, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। अब फर्टिलाइज जैसे करवा दिया तो वो जाइगोट बन गया, ठीक ना। अब जाइगोट जैसे कि आज जाइगोट बना, आज ही क्या किए? आज ही जो है हम उसको ट्रांसफर कर दिए किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। समझ में आ रहा है? तो ये अल्ट्रासाउंड के मदद से या फिर कैमरा के मदद से ये होता है। ठीक, तो ट्रांसफर कर दिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं, यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब आईसीएसआई का बात करते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। इंट्रा का मतलब देख लीजिए अंदर होता है, इंट्रा मतलब अंदर, ठीक ना। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि एग के साइटोप्लाज्म में हम स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। जब स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईसीएसआई। और उसके साथ क्या होता है? एक प्रोसेस जुड़ा होता है एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझिएगा, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करते हैं कि स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग सेल्स। अब स्पर्म को क्या करते हैं? डायरेक्टली एग सेल्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक ना। डन इन केस ऑफ मेल, अच्छा मेल फैक्टर, यहाँ पर मेल फैक्ट्री लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, ठीक ना। यहाँ मेल फैक्ट्री नहीं होगा, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ठीक। तो चलिए, ये रहा आपका गिफ्ट का एग्जाम्पल्स, देख लीजिए कैसे करके कैनुला की मदद से किया जा रहा है, ठीक। तो ये रहा आपका गिफ्ट का एग्जाम्पल्स, और ये रहा आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस का एग्जाम्पल। तो याद रहता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि समय अभी चल रहा है उसी का, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आईसीएसआई का देख लीजिए, यहाँ पर आपका फिगर एकदम बढ़िया से दिया गया है, किस तरीके से इंजेक्शन के मदद से, देख लीजिए एक सेल के साइटोप्लाज्म में जो है स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक। तो याद कीजिए इसको माइक्रोस्कोप से किया जाता है, ऐसे एग इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको ऐसे करके डाल दें, ठीक ना। तो माइक्रोस्कोप के मदद से किया जाता है। अब लिमिटेशंस ऑफ आर्ट का मतलब क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हमने सबके बारे में बारीकी से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक ना। और अब इसका कुछ खामियाजा भी हो, तो खामियाजा तो नहीं कहेंगे, तो ये देखिए किसी लिमिटेड आदमी तक रह जाता है, ठीक ना। अगर बात करें तो ये लिमिटेड आदमी तक रह जाता है, क्या? जैसे अफोर्डेबल टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक क्यों? भाई अमीर लोग ही ये करवा सकते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत आता है इसमें, एक्सपेंसिव है ना, इसलिए। ओनली फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। तो ये तो जिस समय बुक पब्लिश हुआ था उस समय का है, लेकिन
अभी तो ढेर सारे सेंटर खुल गए हैं, हर एक शहर में आपका IVF सेंटर खुल चुका है, आर्ट वाला सेंटर खुल चुका है, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से अब प्राइस में भी अफोर्डेबिलिटी में भी थोड़ा कमी हुआ होगा, मतलब ऐसा हुआ होगा कि अब लगभग सब करवा सकता है, प्राइस में थोड़ा सा गिरावट आया होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, अब तो ये खत्म ही हो गया। सो थैंक यू। ये देख लीजिए अब चाइल्ड एडॉप्शन। अब देख लीजिए जिसके पास चाइल्ड नहीं होता तो वो क्या होते हैं कि अनाथ आश्रम से या कहीं से अपने चाइल्ड को एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक। तो जाते जाते अब एक छोटा सा शायरी फिर से सुनाना चाहेंगे आपको, ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे रहें। तो पढ़ाई इस तरीके से किस तरीके से करना चाहिए वो इस शायरी का पंक्ति में बहुत अच्छा से लिखा हुआ। तो क्या है, प्रीत न कीजिए पंछी जैसे, मतलब प्रीत न कीजिए पंछी जैसे, जल सूखे उड़ जाए, ठीक ना। प्रीत तो कीजिए मछली जैसे, जल सूखे मर जाए। समझ में आ रहा। तो ऐसी प्रेम ही क्या, जो मतलब समझ रहे ना। तो ऐसा प्रेम का कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कि आपको परेशानियों में छोड़ के चला जाए। तो ऐसा प्रेम कीजिए स्टेथोस्कोप से और वाइट यूनिफॉर्म से, कि मरते दम तक उसी का ही याद रहे, ठीक ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो चुका है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।